गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, पेज 306। कल हमने ये पढ़ा था कि एक स्केलेटल फाइबर के अंदर जेड लाइंस, एम लाइंस क्या होती हैं, एच जोन क्या होता है, सार्कोमियर क्या होता है ना, डार्क बैंड्स, लाइट बैंड्स, और इसके अलावा एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स किस तरह से अरेंज्ड होते हैं। और आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स क्या होते हैं। उस दिन हमने ये पढ़ा था कि एक्टिन फिलामेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं। कैसे? ये एच लाइन के पास है ना, एच लाइन से वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और उसके बाद जो एम लाइन मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? वो एम लाइन से जुड़े होते हैं। आज हम एक्टिन फिलामेंट्स का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। देखो, एक्टिन फिलामेंट्स का स्ट्रक्चर दिया है फिगर 20.3 में। 20.3 फिगर का ए वाला पार्ट अगर तुम देखोगे तो इसमें तुम्हें दिखेगा कि ग्रीन कलर की जो बॉल्स हैं वो इस तरह से एक लंबा स्ट्रक्चर यानी कि फिलामेंट बनाती है। तो ये हम किसका डायग्राम बना रहे हैं? ये एक्टिन का फिलामेंट बना रहे हैं, है ना। एक्टिन के अंदर जो सिंगल यूनिट होती है वो सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं? ग्लोबुलर एक्टिन। ग्लोबुलर एक्टिन। तो ऐसी कई सारे ग्लोबुलर एक्टिन के मिलने से ये पूरी लंबी चेन बनती है और इस लंबी चेन को क्या कहते हैं? फिलामेंटस एक्टिन या फिर एफ एक्टिन। ठीक है, तो ग्लोबुलर एक्टिन के मिलने से क्या बन गया? फिलामेंटस या फिर एफ एक्टिन बन गया। एक और ऐसी एफ एक्टिन इसके चारों तरफ लिपटी हुई मौजूद होती है। तो ये क्या बन जाता है? इस तरह से डबल हेलिक्स बन जाता है। ये बन गई एक और एफ एक्टिन बन गई, है ना। दोनों एक दूसरे के चारों तरफ लिपटी हुई है। इसके अलावा हमें इसमें क्या दिख रहा है कि एक रेड कलर का फिलामेंट इसके साथ और मौजूद है जो इसके साथ साथ इस तरह से रन कर रहा है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन। और इस ट्रोपोमायोसिन नाम के फिलामेंट के ऊपर थोड़े थोड़े इंटरवल्स पर ट्रोपोनिन नाम के, जैसे सपोज यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, ये क्या पाए जाते हैं? ये ट्रोपोनिन नाम के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ट्रोपोनिन। इस तरह से मिलाकर, यानी कि अलग अलग तरह के कितने प्रोटीन्स मिलाकर एफ एक्टिन के दो स्ट्रैंड्स, एक एफ एक्टिन ये रहा और दूसरा एफ एक्टिन इसके साथ साथ लिपटा हुआ है। इसके अलावा ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, इन अलग अलग फिलामेंट के मिलने से, प्रोटीन से बने ये फिलामेंट, इनके मिलने से ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है इसको कहते हैं एक एक्टिन फिलामेंट। ठीक है। अब इस एक्टिन फिलामेंट के अलावा कल हमने एक और प्रोटीन फिलामेंट के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था मायोसिन फिलामेंट। अब मायोसिन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है वो दिखाया गया 20.3 के बी में। और 20.3 के बी में देखो, पहली लाइन में लिखा है ईच मायोसिन फिलामेंट इज ऑल्सो पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। Many monomeric proteins called meromyosin constitute one thick filament. अब meromyosin जो होता है, अगर हम इसका डायग्राम देखें जो इन्होंने बुक में बनाया है वो कुछ इस तरह का डायग्राम है कि उसमें इस तरह की संरचना दिखाई गई है ना। इसके अलावा एक और ये दो हेड्स यहाँ दिखाए गए और ये दोनों हेड्स एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए। ठीक है, इस तरह से ही लिपटे हुए। और इसमें हमें देखने में क्या आता है कि ये वाली जो पोर्शन होता है इसको कहते हैं हेड, इसको कहते हैं टेल। ठीक है, और एक्टिन बाइंडिंग साइट्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर कुछ साइट्स प्रेजेंट होती है हेड पर इन प्रोटीन के, उनको एक्टिन बाइंडिंग साइट्स कहते हैं। इन साइट्स की क्या सिग्निफिकेंस होती है ये अगले टॉपिक में हम देखेंगे। इसके अलावा इस पूरे स्ट्रक्चर को जो ये ऊपर उठा हुआ है इसको कहते हैं क्रॉस आर्म। ठीक है, और देखते हैं इन्होंने क्या क्या बताया इसके बारे में। मोनोमेरिक प्रोटीन्स कॉल्ड मीरोमायोसिन कॉन्स्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट। हर एक मीरोमायोसिन के दो पार्ट होते हैं। तो ये जो एक इसमें ये स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं मीरोमायोसिन।
मीरोमायोसिन। तो कितने मीरोमायोसिन यहाँ पर हमें लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं? तो एक ये रहा और दूसरा ये। मीरोमायोसिन का ये वाला पार्ट टेल कहलाता है, ये वाला पार्ट हेड कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबुलर हेड एंड अ शॉर्ट आर्म एंड अ टेल। हेड वाले को कहते हैं हेवी मीरोमायोसिन, इस पोर्शन को कहते हैं हेवी मीरोमायोसिन या फिर HMM। इसको कहते हैं लाइट मीरोमायोसिन या फिर LMM। ठीक है, ये है इसके पार्ट्स। HMM components project outwards at regular distance and angle from each other from the surface of a polymerized myosin filament and known as cross arm. Globular head has active ATPase enzyme। ये हेड के पास ATP बाइंडिंग साइट है, एक्टिन भी है और ATP भी है, दोनों की बाइंडिंग साइट है। ठीक है, इसके बाद एक्टिव साइट्स ATP की भी है और एक्टिन की भी। अब देखो, पिछली बार यानी कि कल वाली क्लास में हमने ये देखा था कि ये जो H लाइन होती है, इस H लाइन से Z लाइन से ये जो Z लाइन होती है इससे जुड़े होते हैं एक्टिन नाम के फिलामेंट्स। और ये जो दूसरी Z लाइन होती है, जो अगला लाइट बैंड है, उस लाइट बैंड में भी प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे एक्टिन फिलामेंट। इन एक्टिन फिलामेंट्स का, जिनको हमने इस तरह से एक लाइन बना के दिखा दिया, इनका वास्तविक स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना। और जहां बीच में M लाइन से जुड़े हुए प्रेजेंट होते हैं मायोसिन फिलामेंट, इनका वास्तविक स्ट्रक्चर इस तरह का होता है जो हमने यहाँ बना के दिखा दिया। तो वहां पर उनको सिंप्लिसिटी के लेवल पर समझाने के लिए उनको इस तरह से लाइन के फॉर्म में दिखाया है। अगर माइक्रोस्कोपिकली हम देखेंगे तो वो इसी तरह के फिलामेंट्स होते हैं, प्रोटीन फिलामेंट्स, एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये टॉपिक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, तो अब हम इसी को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो किस तरह का प्रोसेस है। इसमें हमें ये समझना है कि सपोज ये Z लाइन है और इस लाइन में ये एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट है। ये अगली Z लाइन है जिसमें कि ये एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट है, और इनके बीच में प्रेजेंट है ये मायोसिन फिलामेंट, जो कि जुड़े हुए हैं किससे? एक पतली फाइबर से जिसका नाम है M लाइन। तो जिस समय मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है उस समय क्या होता है, ये दोनों Z लाइन, ये और ये यहां से यहां तक क्या हम कहते हैं सार्कोमियर, ये एक दूसरे की तरफ मूव करती है ताकि ये इस खाली जगह में आ जाए, ये इस खाली जगह में आ जाए, ये इस खाली जगह में और ये इस खाली जगह में, और ये पूरी तरह से क्या हो जाए, कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाए। इस चीज को मसल का कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ये मसल का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है वही अब हम देखने वाले हैं। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब तुम देखो, जब जैसे सपोज करो कि ये वाले फिलामेंट और ये वाले फिलामेंट एक दूसरे की तरफ मूव करें, है ना, तो ये वाला फिलामेंट इस फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करेगा, है ना, और ये इसके ऊपर स्लाइड करेगा। तो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं इस मैकेनिज्म में। इसीलिए इस फिलामेंट, इसमें थ्योरी को जो एक्सप्लेन करती है कि ये मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसको कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब इसमें क्या होता है, स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट्स ओवर द थिक फिलामेंट्स। थिन फिलामेंट कौन से? ये वाले, किसके ऊपर स्लाइड कर रहे हैं? इनके ऊपर, इनको कहते हैं थिक फिलामेंट्स। अब देखो इसकी शुरुआत कैसे होती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया अ मोटर न्यूरॉन। सबसे पहले एक न्यूरॉन की एंडिंग जिसको कहते हैं एक्सोनल टर्मिनल, और उसके बाद होती है उससे जुड़ी हुई एक मसल फाइबर जो कि स्केलेटल मसल फाइबर है। ठीक है, तो न्यूरॉन के एंड को हम क्या बोलते हैं? एक्सोन, है ना। यहां पर प्रेजेंट होते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स जिनको हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। जैसे ही
इस न्यूरॉन में, ये न्यूरॉन मसल तक सिग्नल लेके जा रहा है, इसीलिए हम इसको कहेंगे मोटर न्यूरॉन, क्योंकि इस न्यूरॉन के सिग्नल की वजह से मूवमेंट होगी, इसीलिए इस न्यूरॉन को कहेंगे मोटर न्यूरॉन, है ना, क्योंकि मसल में सिग्नल दे रहा है। अब ये जो सिग्नल होता है इस मसल तक कैसे ट्रांसमिट होता है, कुछ केमिकल्स के थ्रू, जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, जैसे एसिटाइलकोलिन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इस जो छोटा सा स्पेस है जिसको सिनेप्स कहा जाता है, इसको क्रॉस करके कहां तक आ जाते हैं, मसल तक आ जाते हैं। सपोज करो ये मसल फाइबर है ना, और ये है हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरो क्योंकि यहाँ पर न्यूरॉन है, मस्कुलर क्योंकि यहाँ पर मसल है, तो इसलिए जंक्शन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहेंगे, और बीच के इस गैप को कहेंगे सिनेप्स। ठीक है, तो जैसे उधर से सिग्नल आएगा, इधर से पैकेट्स के रूप में रिलीज हो जाएंगे क्या, एसिटाइलकोलिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर सबसे पहले क्या करता है, इन मसल फाइबर्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स का मतलब न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करने वाले स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन नेचर के होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर उन रिसेप्टर से बाइंड कर जाएंगे, अब मसल फाइबर को सिग्नल आएगा क्या कि अब हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है। देखो आगे क्या दिया है, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंट बाय द CNS via motor neuron. A motor neuron along with the muscle fibers connected to constitute a motor unit. Junction between motor neuron and sarcolemma of the muscle is called a neuromuscular junction or motor end plate, है ना, ये भी neuromuscular junction या फिर motor end plate. Neural signal reaching this junction releases a neurotransmitter acetylcholine, वो लिखा है, acetylcholine which generates an action potential in the sarcolemma. Sarcolemma क्या होता है, मसल फाइबर का मेम्ब्रेन होता है, उसको सार्कोलेमा कहते हैं। उसके अंदर ये एसिटाइलकोलिन एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि उसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे देता है एक्टिवेट होने के लिए, उसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। दिस स्प्रेड्स थ्रू द मसल फाइबर एंड कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द सार्कोप्लाज्म। सपोज करो कि ये एक मसल फाइबर है और ये उस मसल फाइबर का मेम्ब्रेन यानी कि सार्कोलेमा है। इस सार्कोलेमा के अंदर इनका रेटिकुलम यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होगा। तो जैसे ही इसको एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा तो ये क्या करेगा कि इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कैल्शियम आयन स्टोर्ड थे वो सारे कैल्शियम आयन क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम असल में कैल्शियम आयंस का स्टोर हाउस होता है। तो जैसे ये कैल्शियम आयंस रिलीज होकर इस साइटोप्लाज्म में आते हैं जिसको सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। इसके बाद आगे क्या होता है, कैल्शियम आयंस के रिलीज की वजह से कैल्शियम आयंस कहाँ बाइंड होते हैं, ट्रोपोनिन पर। अभी अभी जब तुम एक्टिन फिलामेंट्स का स्ट्रक्चर देख रहे थे तो उसमें स्ट्रक्चर में तुमने देखा होगा कि दो तो थे एफ एक्टिन फिलामेंट्स, उसके साथ साथ उससे चल रहा था एक ट्रोपोनिन फिलामेंट, और ट्रोपोनिन फिलामेंट पर रेगुलर इंटरवल पर लगे हुए थे ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट के ऊपर लगे थे ट्रोपोनिन नाम की प्रोटीन। अब ये जो कैल्शियम आयन होता है ये इस ट्रोपोनिन नाम के प्रोटीन से बाइंड हो जाता है। कैल्शियम आयन बाइंड होता है ट्रोपोनिन नाम की प्रोटीन से, और इसकी वजह से ये क्या कर देता है, इसकी शेप को शिफ्ट कर देता है। जब ये ट्रोपोनिन अपनी जगह से हट जाएगा उसके बाद क्या होगा, इसके पास पास ही मौजूद होंगे मायोसिन के हेड। इस तरह के स्ट्रक्चर मैंने अभी बनाए थे मायोसिन के हेड, ठीक है। तो अब मायोसिन के हेड क्या करेंगे, ये उन जगहों से बाइंड करेंगे जहां से कि ये ट्रोपोनिन अभी अभी खिसके हैं कैल्शियम आयंस की वजह से। तो वही इन्होंने आगे दिया, increase in calcium level leads to binding of calcium with a subunit of troponin on actin filaments and thereby remove the masking of active sites for myosin. Utilizing the energy from ATP hydrolysis, myosin head now binds to exposed active sites on actin to form a cross bridge. अब ये क्रॉस ब्रिज कैसे बनता है, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक्टिन इसके ऊपर स्लाइड हो रहा है,
लेकिन रियल में क्या हो रहा होता है, देखो अब सपोज करो कि ये मायोसिन फिलामेंट है। मायोसिन फिलामेंट को अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो इसमें हेड्स इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया है ना। और ये हेड्स करते क्या है, ये बाइंड करते हैं यहाँ पर मौजूद, ये जैसे इसके ऊपर ये एक्टिन साइट होगी, एक्टिन फिलामेंट होगा। एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जो ट्रोपोनिन वाली साइट्स हैं, जैसे सपोज यहाँ पर ट्रोपोनिन साइट, यहाँ पर ट्रोपोनिन साइट, यहाँ पर ट्रोपोनिन साइट, इनके साथ ये क्या बनाएंगे, क्रॉस ब्रिज बनाएंगे। और ये क्रॉस ब्रिज बनाना कुछ उसी तरह का होगा, जैसे कि अगर हमारे हाथ में एक रस्सी है तो हम रस्सी को सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, है ना। ये पकड़ना क्या हो गया, क्रॉस ब्रिज। उसके बाद हम उसको पीछे खींच के छोड़ देते हैं, वो हो गया क्रॉस ब्रिज का टूटना। फिर अगले हाथ से हम क्या करते हैं, रस्सी के अगले पार्ट को पकड़ते हैं, है ना, और उसे अपनी तरफ खींचते हैं। ये क्या हो गया, क्रॉस ब्रिज का बनना और पुलिंग मैकेनिज्म। फिर उसे पीछे लाके छोड़ दिया, फिर अगले हाथ से पकड़ा, है ना, पकड़ा, खींचा और छोड़ दिया। तो इसी तरह के मैकेनिज्म कुछ कहाँ होते हैं, इस ट्रोपोनिन साइड में और इस हेड में, इनके बीच में क्रॉस ब्रिज बनते हैं और टूटते हैं। पर्पज उसका क्या है कि ये जो मायोसिन नाम का फिलामेंट है बीच में थिक वाला, ये एक्टिन फिलामेंट के साथ बाइंड करके इसको अपनी तरफ इस डायरेक्शन में पुल करता है। और पुल करने की वजह से क्या होता है कि ये जो जी लाइन है ये इस तरह से मूव करती है ना, और इसी को कहते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन कब तक चलेगा, ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि यहाँ पर बाहर से एटीपी की सप्लाई आ रही है, बाहर से सिग्नल आ रहा है ना, और कैल्शियम आयंस प्रेजेंट है। अब देखो कैल्शियम आयंस और एटीपी तो तब तक अपना काम करेंगे जब तक कि बाहर से सिग्नल आ रहा है। तो सिग्नल आ रहा है तब तक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही सिग्नल रुक जाएगा वैसे ही मसल का कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगा। देखो एक बार ये भी देख लेते हैं कि इन्होंने इसमें क्या क्या बताया है। दिस पुल्स द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड। The Z line connected to these actins are also pulled inwards, thereby causing a shortening of sarcomere, that is contraction. अब ये यहाँ से यहाँ तक sarcomere होता है ना। इसका contraction कैसे होता है वो मैंने भी बताया कि इस मायोसिन के ऊपर ये हेड प्रेजेंट होते हैं, है ना, जैसे कि हेड अभी हमने मायोसिन के पढ़ के आए। ये हेड इन एक्सपोज की हुई ट्रोपोनिन साइट्स के साथ क्रॉस ब्रिज बनाते हैं। और ये साइट एक्सपोज कैसे हुई, जैसे कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस रिलीज हुए, वो कैल्शियम आयन जाकर उन ट्रोपोनिन साइट्स पे बाइंड हुए, उनकी स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन चेंज करी, तब जाकर उन्होंने उनको एक्सपोज कर दिया। अगर तुम्हें याद होगा कि मायोसिन के हेड पर एक्टिन साइट्स तो थी ही ताकि वो क्रॉस ब्रिज बना सके, वहां पर एटीपी बाइंडिंग साइट भी थी। इसका मतलब मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है, यानी कि उसमें एनर्जी खर्च होती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव स्टेप्स दैट ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ द मसल दैट इज कॉन्ट्रैक्शन आई बैंड्स गेट रिड्यूस्ड। आई बैंड्स कौन से बैंड्स होते हैं, आई बैंड्स कहते हैं ये वाली जोन को आई बैंड कहते हैं, इसको आई बैंड कहते हैं। आई बैंड का मतलब क्या है कि जो लाइट कलर का बैंड है उसे आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये और ये एक दूसरे के पास आएंगे तो ये तो बीच वाली जो मोटा, जिसको हम थिक बैंड कहते हैं या फिर डार्क कलर बैंड कहते हैं, ये इसको ओवरलैप कर लेगा। और लाइट कलर का बैंड जो हम साइड से देख रहे थे वो पतला बचेगा, क्योंकि इस डार्क कलर वाले ने लाइट कलर वाले को ओवरलैप कर लिया। तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आई बैंड हो जाते हैं छोटे। और ए बैंड्स की लेंथ उतनी रहती है। ए बैंड्स यानी कि एनाइसोट्रोपिक बैंड, ये बीच का जो थिक वाला बैंड है इसकी थिकनेस तो उतनी रहेगी, तो फिर डार्क तो उतना ही रहेगा ना, ठीक है। द मायोसिन रिलीजिंग द एडीपी एंड पीआई गोज बैक टू इट्स रिलैक्स स्टेट, अ न्यू एटीपी बाइंड्स एंड क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन। तो एक बात इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने रस्सी वाला एग्जांपल लिया कि हमारा हाथ रस्सी को पकड़ता है और हमारा हाथ रस्सी को छोड़ता है, दोनों ही चीज में एटीपी खर्च होता है। और उसी तरह से यहाँ पर है, अगर क्रॉस ब्रिज बनता है एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट में और क्रॉस ब्रिज टूटता है, दोनों में एटीपी खर्च होती है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज्ड बाय द मायोसिन हेड एंड द साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन
एंड ब्रेकेज इज रिपीटेड कॉजिंग फर्दर स्लाइडिंग। तो इसको हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। फिगर 20.5 देखो, इसमें हमें क्या दिखा है कि मसल रिलैक्स स्टेट में है और एच जोन जो है वो छोटी है। अब अगली जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो धीरे धीरे ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ब्रिज बना के स्लाइड करने लगते हैं। तो ये कुछ वैसा ही है जैसे मैंने रस्सी के खींचने वाला एग्जांपल दिया। और फिर कुछ एक समय के बाद क्या होता है, क्या लिखा है इन्होंने, मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड। अब वहां स्पेस नहीं बचा, अब वहां स्पेस नहीं बचा है ना कि कितना मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो सकता था, वो हो चुका है। इसके बाद आगे क्या दिया है, प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द कैल्शियम आयंस आर पम्प्ड बैक टू सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी रिजल्टिंग इन मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट, है ना। कैल्शियम आयंस देखो, जब मसल पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तब कैल्शियम आयंस फिर से क्या होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर फिर से पंप कर दिए जाते हैं, है ना। और ये पंपिंग किस तरह से होती है, ये एक्टिव पंपिंग होती है। फिर से जेड लाइन अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं। तो ये कब तक होता है, ये तब तक होता है जब तक कि कैल्शियम आयंस वापस पंप नहीं हो जाती। तो कैल्शियम आयंस जैसे ही वापस पंप हो जाएंगे, है ना, कैल्शियम आयंस वापस पंप हो गए, ट्रोपोनिन क्या हो गए, एक बार फिर से कवर्ड हो गए, तो ये क्या क्रॉस ब्रिज बनना बंद हो गया, मसल वापस से अपनी रिलैक्स पोजीशन में आ गई। तो इस तरह से मसल का रिलैक्सेशन होता है। रिएक्शन टाइम ऑफ फाइबर्स कैन वेरी इन डिफरेंट मसल्स। रिएक्शन टाइम क्या होता है, रिएक्शन टाइम का मतलब है कि मसल कितनी तेजी से सिग्नल को रिएक्ट करती है। Repeated activation of muscles can lead to accumulation of lactic acid due to anaerobic breakdown of glycogen in them। ये बात तो हम 10th में भी पढ़ चुके हैं कि मसल जब एनारोबिक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है लगातार शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उससे क्या होता है, उससे उनके अंदर लैक्टिक एसिड एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से थकान यानी कि फटीग होती है। मसल में एक रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट है जिसका नाम है मायोग्लोबिन, है ना। कैसा है वो, जैसे कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है हमारे आरबीसीज में। मायोग्लोबिन उन मसल्स में होता है जिनकी रेडिश अपीयरेंस होती है। मसल भी दो तरह के ना, रेडिश मसल और दूसरी व्हाइटिश मसल। सच मसल्स आर कॉल्ड रेड फाइबर्स। दे कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच कैन यूटिलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड इन देम फॉर एटीपी प्रोडक्शन। तो वो खासतौर से वो वाली मसल जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, जो बोन्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं, वो उन मसल्स को रेड मसल्स कहा जाता है, क्योंकि उनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा संख्या में होते हैं, है ना। ऑक्सीजन को रेडिली यूटिलाइज कर रही होती है, एटीपी रेडिली बना रही होती हैं, और साथ में उनमें ये जो मायोग्लोबिन नाम का पिगमेंट है ये प्रेजेंट होता है। इसके बाद दीज मसल्स कैन बी कॉल्ड एरोबिक मसल्स। मैंने कहा ना, ऑक्सीजन को ये रेडिली यूटिलाइज करती है, इसलिए इनको एरोबिक कहते हैं। देयरफॉर दे अपीयर। ऑन द अदर हैंड सम मसल्स पोजेस वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन, तो उनको क्या कहेंगे, पेल या वाइट फाइबर्स, व्हाइटिश। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी उनमें कम होंगे, तो बट द अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हाई। दे डिपेंड ऑन एनारोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी। तो ये हम मसल के कलर को देख के भी बता सकते हैं कि वो कैसी होगी, एरोबिक होगी या एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगी। तो अब हमें इस चैप्टर में एक चीज, ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार मैं इसको शुरू से फिर से बता देता हूँ। न्यूरॉन में सिग्नल आया मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो न्यूरॉन के एंड तक पहुंचा, जिसको मोटर एंड प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। वहां पर मौजूद जो न्यूरोट्रांसमीटर नाम के मॉलिक्यूल्स थे, उनको सिग्नल मिला कि अब तुम वेजाइकल्स यानी पैकेट्स के रूप में रिलीज हो जाओ इस एम्प्टी स्पेस में, जिसको कि सिनेप्स कहते हैं। उन्होंने सिनेप्स यानी कि उस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को क्रॉस किया और मसल फाइबर्स तक पहुंचे। मसल फाइबर के ऊपर मौजूद रिसेप्टर से उन्होंने बाइंड किया, तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, सिग्नल को ट्रांसमिट किया। मसल फाइबर में उनकी जुड़ने की वजह से एक एक्शन पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ। उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मौजूद कैल्शियम आयंस रिलीज हो गए। वो कैल्शियम आयंस जाकर एक्टिन फिलामेंट्स में मौजूद ट्रोपोनिन साइट से बाइंड होते हैं और उन ट्रोपोनिन साइट को क्या कर देते हैं, शिफ्ट, है ना, जिसकी वजह से एक्टिन फिलामेंट्स का कन्फर्मेशन या स्ट्रक्चर हो जाता है चेंज। और इस वजह से जो वो साइट्स थी जहां पर ट्रोपोनिन प्रेजेंट थे, जिनको मायोसिन बाइंडिंग साइट्स कहते हैं, वो हो जाती हैं एक्सपोज। उसके बाद
अब ये मायोसिन में प्रेजेंट जो हेड्स होते हैं, न्यूरोमायोसिन हेड्स, वो हेड्स जिनको HMM भी बोला था, हैवी न्यूरोमायोसिन, वो क्या करते हैं, उन एक्सपोज्ड साइट के साथ, यानी जो एक्सपोज हो गई उनके साथ बनाते हैं क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज यानी कि उनके साथ जोड़ते हैं, है ना। क्रॉस ब्रिज बना, उसको अपनी तरफ पुल किया, यानी कि ये इसके साथ जुड़ के इसको अपनी तरफ, यानी कि इस डायरेक्शन में खींचेगा। ऐसे ये इसके साथ ज्वाइन करके इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा, है ना। तो ये कुछ वैसे ही मैकेनिज्म है रस्सी खींचने वाला। और तो उसको अपनी तरफ जैसे ही इसने खींचा, खींचने के बाद ये तो क्रॉस ब्रिज था, जैसे पहले तो ये ऐसी पोजीशन में था, खींचने के बाद ऐसी पोजीशन में हो गया। अब ये क्रॉस ब्रिज यहाँ से टूट जाएगा, टूटने के बाद वापस ऐसी पोजीशन में आएगा और अगले पॉइंट से ज्वाइन होगा। यानी ये हमारे हाथ की तरह ही है ना, यहाँ से बाइंड हुआ, यहाँ पर लाकर इसने ऐसे छोड़ दिया। अब अगले पॉइंट को पकड़ेगा, फिर उससे पकड़ने का जैसे खींचेगा, फिर छोड़ देगा। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट और ब्रिजेस का बनना और टूटना। इस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल न्यूरॉन से आ रहा है, जिसकी वजह से कैल्शियम आयंस रिलीज हो रहे हैं और जिसकी वजह से एटीपी इन मसल्स में खर्च हो रहा है। तो ये था स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बाद आगे हम करेंगे कल। थैंक यू।